उसको मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, सो इट विल बी विजिबल फॉर यू गाइस, ठीक है। तो ये थोड़ा सा जल्दी हो गया, लेकिन इट्स ओके, जैसे जैसे आगे हम पेस पकड़ेंगे वैसे वैसे करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ये होता है कि जब भी आप इंस्टॉलेशन करें और आपको सिस्टम पे एडमिनिस्ट्रेटर प्रिविलेज होने चाहिए। अगर आपके पास एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिविलेज नहीं है तो उस केस में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो मेक श्योर करना है कि हमें आपको एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिविलेज हो, जिससे आप ड्राइव लेवल पे कुछ भी फोल्डर क्रिएट कर सकें और वो सारी चीजें कॉन्फ़िगरेशन कर पाएं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि अगर आपको कोई इंस्टॉलेशन करना है तो आपको MS SQL सर्वर 2019 जो लेटेस्ट होता है आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हो। तो उसके लिए माइक्रोसॉफ्ट की खुद की वेबसाइट्स होती हैं, इस पर आपको माइक्रोसॉफ्ट पे जाना है और आप डायरेक्ट यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो पिछली वीक हमने आपको ये बताया था कि पैचिंग के पैचेस कहाँ से मिलते हैं। इस बार आपको ये बताया होगा कि ये बाइनरीज कहाँ से मिलते हैं। सो यू कैन डायरेक्टली डाउनलोड फ्रॉम हियर, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे ऑप्शंस होता है डाउनलोड फ्री स्पेसिफाइड एडिशन। तो ये एडिशन होता है डेवलपर एडिशन, इसके सारे फीचर्स होते हैं, पूरे सारे फीचर्ड होते हैं इसमें जो एंटरप्राइज लाइसेंस में होते हैं। तो यहाँ से आप डायरेक्ट डेवलपर एडिशंस डाउनलोड कर सकते हो। जब आप डेवलपर एडिशन डाउनलोड करोगे तो यू विल गेट ऑलमोस्ट एवरी फीचर्स इंक्लूडिंग एवरीथिंग, ठीक है। तो इसमें आपको पूरा एंटरप्राइज का फील मिलेगा। बस आप इसमें सिर्फ ये रिस्ट्रिक्शन है कि आप इसको प्रोडक्शंस के लिए यूज नहीं कर सकते। तो बेस्ट अप्रोच ये है कि जब भी आपको टेस्टिंग या कोई भी POC रिलेटेड स्टफ करना है तो माइक्रोसॉफ्ट आपको अलाउ करता है, आप डेवलपर लाइसेंस यूज कर सकते हो। तो जब आप इसको डिस्कवर डाउनलोड करोगे तो आपके पास एक डाउनलोडर, ये आपको एक डाउनलोडर डाउनलोड करके दे देगा, राइट। उसके बाद आपको फिर सिर्फ इतना करना है, ये वाली फाइल आपके डाउनलोड्स में है, राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर जाना है, ठीक है। जब आप रन एज एडमिनिस्ट्रेटर जाओगे तो आपको ये वाली फाइल खुल के आ जाएगी सामने। तो आपका टाइम सेव करने के लिए मैंने ये सारा पहले से कर दिया रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, बिकॉज अगर आप करते हो, पिछली बार हमारे सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम हो रही थी, चल नहीं पा रहा था। सो इन प्लानिंग, जैसे ही प्लानिंग का टैब खुलेगा तो आप देखोगे कि यहाँ पे हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट से रिलेटेड एक टैब है, आप चेक कर सकते हो उसको कि ये आप आपके सिस्टम में क्या रिक्वायरमेंट है। सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट चेक करते हो, ऑनलाइन रिलीज नोट्स जो हैं, जो मैंने पिछली बार आपको एक लिंक बताई थी। और एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है डाउनलोड डेटा माइग्रेशन असिस्टेंस, तो ये भी आप डाउनलोड कर सकते हो। ये किस लिए काम में आएगा, जब आपको डेटा किसी प्रीवियस वर्जन से 2019 पे मूव करना है। तो ये लिखा है देखो, component are installed and identify issue and fix either before and after your upgrade 2019। अगर आप अपग्रेड करते हो कोई पुराने वर्जन्स को तो वो आपको बता देगा। ये डाउनलोड माइग्रेशन असिस्टेंस DMA टूल होता है, जिससे आपको पता लग जाएगा कि कोई प्रॉब्लम है, सपोर्ट करेगा नहीं करेगा, वो आप देख सकते हो। ये यहाँ से आपको जानकारी मिल जाएगी। और ये यहाँ पे आपके पास एक बुकलेट है और वी कैन से स्टडी मटेरियल है, जो आप फाइल फेल ओवर क्लस्टरिंग के बारे में कैसे करते हैं कॉन्फ़िगर, वो यहाँ से आप देख सकते हो। तो ये इज जस्ट यूज फॉर द प्लानिंग पॉइंट ऑफ व्यू। इसके अलावा आपको इंस्टॉलेशन पे जाना है, तो ये इंस्टॉलेशन में इतने सारे फीचर्स होते हैं, तो हमें कौन सा फीचर यूज करना है ये इंपॉर्टेंट है। सो अगर आपको स्टैंड अलोन का मतलब एक सिंगल सिस्टम इंस्टेंस इंस्टॉल करना है, तो हम हमेशा ये वाला फीचर इस्तेमाल करेंगे, स्टैंड अलोन का। इसके बाद उन्होंने 2019 में कुछ सर्विसेज, कुछ चीजें ऐसी हैं कि पहले वो कंबाइंड पूरा बैच के साथ आती थी, लेकिन 19 में उन्होंने इसको कंबाइंड कर दिया है, जिससे जितनी जरूरत है उतना ही कंपोनेंट इंस्टॉल करो, अननेसेसरी चीज इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इसने इंस्टॉलेशन में ही आपको ऑप्शन दे दिया है कि आप रिपोर्टिंग सर्विस इंस्टॉल कर लो। आपको अगर मैनेजमेंट स्टूडियो इंस्टॉल करना है तो आप यहीं से इंस्टॉल कर लो। अगर आपको SQL सर्वर डेटा टूल्स इंस्टॉल करना है वो आप यहाँ से कर लो, जो डेटा रिलेटेड टूल होते हैं, जिसमें रिपोर्टिंग सर्विस, एनालिसिस, इंटीग्रेशन इंजन, SSIDT, ये सारी सर्विसेज आपकी इसमें आप इंस्टॉल कर सकते हो। लेकिन हम अभी स्टैंड अलोन इंस्टॉलेशन करेंगे। उसके अलावा अगर हम क्लस्टर की बात करते हैं तो क्लस्टर आप यहाँ से, ये दोनों टैब होते हैं जो क्लस्टर इंस्टॉलेशन के काम में आते हैं। तो जब हम क्लस्टर इंस्टॉलेशन करेंगे इन फ्यूचर में, ये वाले दोनों टैब यूज होंगे। जब नया इंस्टॉलेशन करते हैं तो ये होता है, और दूसरे नोड पर करेंगे तो ये वाला टैब यूज होता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सब किसी को नहीं पता होता है
कि भाई अगर हमें अपग्रेड करना है 2019 पे डायरेक्टली, तो आप यहाँ से डायरेक्ट अपग्रेड कर सकते हो। सपोज करो 2016 है आपके सिस्टम में, आप 2019 पे अपग्रेड करना चाहते हो तो ये वाला टैब यूज करो, आपका हो जाएगा। तीसरा, इन्होंने मशीन लर्निंग का इंस्टॉलेशन अलग से कर दिया। 2017 और 16 से ये सारी चीजें सेपरेट हो गई हैं और नए नए फीचर्स हैं। तो मशीन लर्निंग के लिए भी अगर आपको कंपोनेंट इंस्टॉल करना है तो आप डायरेक्ट यहाँ से कर सकते हो। मेरे केस में कुछ चीजें डिसेबल आ रही है, रीजन बीइंग ये क्लस्टर का सेटअप नहीं है, क्योंकि मैंने इंस्टेंट अलोन का सेटअप ऑलरेडी रन कर दिया। नाउ कमिंग्स टू मेंटेनेंस। मेंटेनेंस में आप बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जनरली लोगों को नहीं पता होता, ध्यान से सुनो। मेंटेनेंस का कॉन्सेप्ट में क्या क्या चीजें कवर होती हैं। मेंटेनेंस में आपकी एडिशन अपग्रेड कर सकते हो। तो सपोज करो आपने कभी अपने सिस्टम पे 2019 का डेवलपर एडिशन डाला है, अब आप चाहते हो कि नहीं एडिशन अपग्रेड करना है, तो आपको मेंटेनेंस के अंडर में जाके मिलेगा। तो हमेशा एमएस एसक्यूएल का एक कॉन्सेप्ट होता है, जनरली सिस्टम ऐसे ही करते हैं, डिपेंड करता है डेटाबेस पे, तो ऐसे चलता है। जैसे सपोज करो ये आपका एक्सप्रेस एडिशन है, ये आपका डेवलपर एडिशन है एग्जाम्पल, ये आपका स्टैंडर्ड एडिशन है, ये आपका एंटरप्राइज एडिशन है, ठीक है। सो एक्सप्रेस एडिशन में, एक्सप्रेस एडिशन के साथ प्रॉब्लम क्या होती है कि वो लिमिटेड होता है, बहुत सारी ऐसी फीचर्स होते हैं जिसमें आप उसको यूज ही नहीं कर सकते। डेवलपर एडिशन इक्विवेलेंट टू एंटरप्राइज एडिशन होता है। स्टैंडर्ड एडिशन में भी कई सारे फीचर्स होते हैं जो नहीं मिलते हैं आपको, और एंटरप्राइज एडिशन से 3-4 एडिशन चलते हैं आज की डेट में। तो आप एक्सप्रेस से डेवलपर पे जा सकते हो, डेवलपर से स्टैंडर्ड एडिशन पे जा सकते हो, और स्टैंडर्ड से एंटरप्राइज पे जा सकते हो। अब कल के दिन आप सोचते हो नहीं मुझे एंटरप्राइज से स्टैंडर्ड पे जाना है, तो इट्स नॉट अलाउड, यू कैन नॉट गो डाउनग्रेड। सो हमेशा आप इसी सेंस में बढ़ते हो ऐसे, यू कैन नॉट गो लाइक दिस, यू कांट। सो दिस इज not allowed, this is not allowed by, this is not allowed, I mean how to cross that. So this options not allowed, this is okay. So ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार ऐसी चीजें हो जाती हैं, ये मैं बताऊंगा इसका पर्पस क्या है, क्यों करते हैं ऐसा। ये अलाउड है, ठीक है, ये बिल्कुल अलाउड नहीं है, नीचे से ऊपर की तरफ जाना अलाउड नहीं है। ऐसे ये तो एडिशन अपग्रेड की बात हो गई। लाइकवाइज अगर आप अपग्रेड भी करते हो तो हमेशा आप 2016 से 2019 में जा सकते हो, लेकिन 2019 से 2016 पे नहीं जा सकते। 2016 से अगर आपको जाना हो तो आप 19 पे चले जाओगे, लेकिन उल्टा नहीं जा सकता। ऐसे ही डेटाबेस रिस्टोर का भी कॉन्सेप्ट होता है, हमेशा टॉप टू अप जाते हो, अप टू डाउन नहीं जाते। एमएस एसक्यूएल के केस की बात कर रहा हूँ। जैसे आपने, आपके पास कोई डेटाबेस का बैकअप है 2016 का है, आप सोचो कि इसको 2014 में रिस्टोर कर दो, यू कांट। हाउएवर 2016 का बैकअप 2019 में हो जाता है। रीजन बीइंग क्योंकि वो जो बाइनरीज 2016 में जो फंक्शंस, जो फंक्शनैलिटी, जो भी चीजें हैं, जो बाइनरीज है, जो डीएलएल है, वो ऑलरेडी इनकॉर्पोरेट होती हैं 2019 में। लेकिन 2014 में वो 2016 की बाइनरीज डीएलएल नहीं बनी थी, क्योंकि वो अलग अलग नया बाद में डेवलप्ड हुआ, तो वो सारे रेफरेंसेस उसमें नहीं होते। तो हमेशा अप टू डाउन नहीं जा सकते, आप डाउन टू अप जा सकते हो, वापस आने का ऑप्शन नहीं होता। सेम एंटरप्राइज एडिशन तक जाओगे, तुम सोचो कि स्टैंडर्ड पे चले जाओ वापस, तो उस तरह का ऑप्शन नहीं होता। ठीक है, क्लियर हो गई ये चीज। तो इसका बड़ा इंपॉर्टेंस रोल होता है, अगर मेंटेनेंस में आपको कभी एडिशन अपग्रेड करना है तो आप कर सकते हो। ये केवल अपग्रेड करता है, डाउनग्रेड का ऑप्शन नहीं होता है। ठीक है, तो कभी आपने डेवलपर एडिशन इंस्टॉल कर लिया और आपको उसको अपग्रेड करना है, तो आप सिस्टम स्टैंडर्ड एडिशन पे जा सकते हो या एंटरप्राइज पे जा सकते हो। तो दिस इज द वे टू डू एंड गो फॉर फर्दर एडिशंस। ये बेसिक चीजें होती हैं। तो जब हमने ये सारी चीजें कर ली, मैंने इंस्टॉलेशन प्रिपरेशन किया, तो मैंने यहाँ पे ये हमारा एक चेक रन होता है। चेक रन का कॉन्सेप्ट होता है, ये चेक करता है कि वैलिडेट करता है रजिस्ट्री की ठीक है, कंट्रोलर ओके है, मिनिमम अवेलेबिलिटी ऑफ थिंग्स हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जाओगे, अब फर्दर डाउन डाउन जाओगे, तो यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट में बहुत अच्छा फीचर होता है कि आपको बता देता है कि कौन कौन सी सर्विसेज आपको इंस्टॉल करनी है। तो फर्ज करो मुझे कुछ नहीं करना, मुझे डेटाबेस का सिर्फ इतना ही स्टेटस चाहिए और कुछ नहीं चाहिए।
एनालिसिस नहीं चाहिए, शेयर्ड सर्विस नहीं चाहिए, आई डोंट वांट एनीथिंग, ठीक है। आई जस्ट गोइंग विद द डेटाबेस इंजन फीचर्स एंड रेप्लिकेशन ले लो क्योंकि हम रेप्लिकेशन बाद में पढ़ेंगे। क्लाइंट टूल ले लो क्योंकि क्लाइंट टूल आपकी कनेक्टिविटी के रूल्स में होता है, ठीक है। लेट इट बी। नाउ यू हैव ऑप्शंस टू चेंज योर रूट डायरेक्टरी आल्सो। सो अगर आप चाहो तो इसको किसी दूसरी डायरेक्टरी में इंस्टॉल कर सकते हो थ्रू दिस चेंजिंग दिस ऑप्शंस। यू कैन गो इन अदर डायरेक्टरी, अदर ड्राइव्स, अदर प्लेसेस, but it is always advisable to keep instance in the C drive, that's fine, no problem। उससे पहले मैं एक चीज बताना भूल गया, मैं बैक आता हूँ, बताता हूँ। तो ये सारी इंस्टॉलेशन आप खुद कर लेना, और जिस तरह से मैं बता रहा हूँ बेस्ट प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो हम बेस्ट प्रैक्टिस को कैसे यूज करेंगे वो भी हम बता देंगे इसमें, ठीक है। सो यहाँ पे ये हमने इसका फीचर 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 कहाँ चले गए। हाँ, सो फीचर्स में आप देखो यहाँ पे एक तो आ रहा है इंस्टेंस फीचर, एक आ रहा है शेयर्ड फीचर। दोनों का क्या मतलब होता है? दोनों का मतलब ये होता है कि अगर आपने इंस्टेंस फीचर इंस्टॉल करना है तो वो सारे फीचर उस पर्टिकुलर इंस्टेंस के लिए एप्लीकेबल होंगे, मतलब वो केवल उस एक इंस्टेंस के लिए ही चलेगा। शेयर्ड फीचर का मतलब होता है कि अगर आपने ये सारे फीचर्स कर दिए तो वो हर इंस्टेंस उसको यूज कर सकती है, कोई भी अलग से इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, इंस्टेंस स्पेसिफिक नहीं करना। तो ये शेयर्ड एरिया हो गया। तो एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपने सपोज करो, एग्जाम्पल के तौर पे ये, ठीक है, सपोज करो आपने एक घर बनाया, एक बड़ा सा बाड़ा बनाया, राइट। और उसमें आपने क्या किया, अलग अलग छोटे छोटे रूम क्रिएट कर दिए। कंसीडर दिस एज एन इंस्टेंस, ठीक है। ये इंस्ट 1 है और ये इंस्ट 2 है, ठीक है। अब यहाँ पे कॉमन गेट लगा है, यहाँ पे कॉमन गेट लगा है, सॉर्ट ऑफ थिंग लाइक दिस। यहाँ पे कॉमन गेट लगा है, तो जो यूजर यहाँ से अंदर एंटर करेगा, यहाँ से आप आए। अब ये जो एरिया है, सपोज करो ये जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है आपका, ये वाला एरिया, ये कॉमन एरिया है। तो अगर आप, ये बंदा भी चाहे, इसका जो यूजर है वो चाहे इसको यूज कर ले, ये यूजर चाहे इसको भी यूज कर ले, तो इसको हम क्या बोलेंगे, शेयर्ड। ये अमंग अमंग अदर इंस्टेंस शेयर्ड है, और भी इंस्टेंसेस होंगी। तो ये शेयर्ड फीचर्स कोई भी इंस्टेंस का जो इंस्टेंस है और उसके यूजर्स हैं वो यूज कर पाएंगे। हाउएवर, अब मैं ये सोचूं कि इसके अंदर कोई फीचर है, इसके अंदर कोई एक कोई फीचर है इस तरह का, और ये वाली इंस्टेंस इसको यूज कर ले, वो नहीं करेगा। तो इसका सारा सेटअप, इसका सारा डीएलएल का अलग सेटअप होगा, इसका सारा डीएलएल इसके नाम से होगा, ये इसके नाम से होगा। ये आपस में मिक्स नहीं करेंगे। लेकिन जिसको हम क्या बोलते हैं, डेडिकेटेड या इंस्टेंस रिलेटेड फीचर्स, जिसको हम यहाँ पे देख रहे थे, ये क्या हो गया आपके इंस्टेंस सर्विस, इंस्टेंस फीचर्स। तो वो पर्टिकुलर इंस्टेंस ही यूज कर पाएगी। ये जो शेयर्ड फीचर है वो जितनी भी इंस्टेंस इंस्टॉल करेंगे वो सब यूज कर पाएंगे, हर कोई इसको यूज कर पाएगा, नो मैटर्स कि वो, हर कोई यूज कर पाएगा, ठीक है। हाउएवर, एक लिमिटेशंस और होती है कि कितनी नंबर ऑफ इंस्टेंस आप इंस्टॉल कर सकते हो एक सर्वर पे, आप कितने नंबर ऑफ इंस्टेंस यूज कर सकते हो, कितने सारे। तो उसकी एक लिमिट होती है, वो 25 होती है अगर आप इंस्टेंट अलोन सिस्टम हो, और अगर आप क्लस्टर इंस्टॉल कर रहे हो तो 16 होती है। तो 16 इंस्टेंस यूज कर सकते हो, ठीक है। तो शेयर्ड फीचर्स और डेडिकेटेड फीचर्स का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। तो ये इंटरव्यू क्वेश्चन है कि शेयर्ड फीचर कौन कौन से हैं, डेडिकेटेड फीचर्स कौन से हैं, इंस्टेंस फीचर्स कौन से हैं। तो इंस्टेंस फीचर इज एसक्यूएल डेटाबेस इंजन, एसक्यूएल रेप्लिकेशंस, मशीन लर्निंग सर्विस, आर, पाइथन, जावा, फुल टेक्स्ट, quality service, polybase query, analysis service. This all come under the dedicated instance feature. However, shared feature कौन सी होती है, मशीन लर्निंग सर्वर इंस्टेंट अलोन, आर, पाइथन, ठीक है। आर पाइथन मशीन लर्निंग के अंदर है, लेकिन इसमें क्या फर्क था, मशीन लर्निंग सर्विस एंड लैंग्वेज एक्सटेंशन, ये स्टैंड अलोन मशीन लर्निंग है, ये शेयर्ड फीचर के साथ जाती है। डेटा क्वालिटी क्लाइंट, ये शेयर्ड फीचर के, क्लाइंट कनेक्टिविटी, ये सबके साथ यूज होती है, तो ये शेयर्ड हो सकती है। इंटीग्रेशन सर्विस हमेशा शेयर्ड फीचर होता है, और मास्टर डेटा सर्विस भी हमेशा शेयर्ड फीचर होता है। डिस्ट्रीब्यूटेड रिप्ले कंट्रोलर, दिस इज ऑल come under the shared feature. Now just focus here, disk requirement,
जाने से पहले ही इसने बता दिया कि भाई इतना रिक्वायर्ड है, इतनी अवेलेबल है, तो दिस इज ओके। ऑलरेडी इंस्टॉल्ड पैकेज पावर शेल है, इसकी जरूरत होती है, ये प्री रिक्विजिट होती है जब भी आप एमएस एसक्यूएल इंस्टॉल करते हो। तो पावर शेल है, ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। एसक्यूएल सर्वर C++ 2017 ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। फीचर डिस्क्रिप्शंस, अभी हम कौन कौन से फीचर इंस्टॉल कर रहे हैं ये इसने यहाँ पे हमें बता दिया। फीचर्स एंड ऑपरेशन ईच इंस्टेंस फीचर इंस्टेंस इज आइसोलेटेड फ्रॉम द अदर एसक्यूएल इंस्टेंसेस, ये लिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, कि जो हमारा इंस्टेंस फीचर होता है वो अदर इंस्टेंस से आइसोलेटेड होता है, यहाँ पे इन्होंने लिख दिया। ठीक है, ये क्लियर हो गया। चलो अब आगे चलते हैं। तो हमने ये बता ही दिया, इंस्टेंस डायरेक्टरी ये है, शेयर्ड फीचर डायरेक्टरी ये है, ये सारी चीजें आ गई। अब हमारे पास दो तरह की इंस्टेंसेस होती हैं, वन इज डिफॉल्ट इंस्टेंस, एक होती है नेम्ड इंस्टेंस। डिफॉल्ट इंस्टेंस का मतलब होता है कि जब भी आप कोई नाम नहीं स्पेसिफाई करोगे तो हमेशा वो इस नाम से बनाएगा, MS SQL सर्वर, दिस इज कंसिडर्ड एज अ डिफॉल्ट इंस्टेंस। हाउएवर डिफॉल्ट इंस्टेंस केवल एक ही बार बन सकता है। जैसे कि आप समझो कि आपके घर में या फिर आपने डोमेन का कॉन्सेप्ट सुना होगा, वेबसाइट एक नाम से एक ही वेबसाइट बन सकती है, ये नहीं है कि मैं एक ही नाम से कई सारी वेबसाइट बना दूं, डोमेन ले लूं। तो एक एक डोमेन यूनिवर्सल होता है, उसी तरह से एनवायरनमेंट में उस सर्वर पे, वो समझो पूरा एक वर्ल्ड है, उस सर्वर पे उस डिफॉल्ट इंस्टेंस केवल एक ही बार बनेगी, या सेम नेम से कोई भी दूसरी आइडेंटिटी क्रिएट नहीं कर सकते। वो हमेशा आइडेंटिटी इन यूनिक होनी चाहिए, तो आपकी यूनिक आइडेंटिटी क्रिएट करेगा वो। हमेशा ऐसा नहीं है कि आपने कोई भी आइडेंटिटी क्रिएट कर दी, डबल बना दिया, ट्रिपल बना दिया सेम नेम से, वो पॉसिबल नहीं है। तो डिफॉल्ट इंस्टेंस केवल एक बनती है और एक सर्वर पर एक ही बनती है। नेम्ड इंस्टेंस एक से ज्यादा बना सकते हैं, लेकिन उनके नाम भी यूनिक होना चाहिए। इट्स नॉट पॉसिबल यू कैन क्रिएट अक्षय, यू कैन क्रिएट अक्षय अगेन, it's not possible. You can just create Akshay, then you want to create one more, then create Akshay 1, then you want to create one more, then Akshay 3, Akshay 2, like that. So you can create instance something like that, but you cannot create a same name instance multiple time in the same server. So named instance और default instance का concept ये हो गया। तो जब भी आप instance बनाते हो तो हमेशा instance की डायरेक्टरी कुछ इस तरह से बनती है। उसके अलावा इंस्टेंस के साथ में हमेशा एक इंस्टेंस की आईडी भी क्रिएट होती है। उसके बाद जब आप देखोगे यहाँ पे एक टेबल आ रही है नीचे, अगर कोई इंस्टेंस ऑलरेडी क्रिएट होती है तो वो आपको यहाँ पे डिस्प्ले हो रही होती है। अगर नहीं है क्रिएट तो इसका मतलब अभी कोई भी इंस्टेंस ऑलरेडी नहीं है सिस्टम पे। दूसरा इंस्टेंस नेम आ रहा है, इंस्टेंस आईडी आ रही है, फीचर्स आ रहे हैं, एडिशन आ रहा है, वर्जन आ रहा है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आप इंस्टॉलेशन के पहले आपको दिख जाती है यहाँ पे, अगर कोई ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। अगर नहीं है तो ये अपने आप ये सारी इन्फॉर्मेशन फिल करेगा। तो सर्वर कॉन्फ़िगरेशन चेक होगा, डेटाबेस इंजन कॉन्फ़िगरेशन चेक होगा, फीचर चेक होंगे, उसके बाद इंस्टॉल करना शुरू कर देगा। सो अब आप देखो, जो मैंने आपको टेबल बताई थी, ये देखो इस टेबल में क्या क्या चीजें इंस्टॉल हो रही हैं। डेटाबेस की फीचर्स तो इंस्टॉल हो ही रहा है, इंजन, इसके साथ में बाय डिफॉल्ट इंजन जो होता है वो भी होता है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है। सर्विसेज कौन कौन से इंस्टॉल हो रही हैं, तो ये डेटाबेस की डेडिकेटेड इंस्टेंस सर्विस होती हैं, जिसमें हमारा इंजन के साथ में एजेंट और ब्राउजर दोनों आता है। हम जब डिटेल डिस्कशन करेंगे तब हम बताएंगे। दूसरा, हमने आपको एक बेस्ट प्रैक्टिस बताई थी, ग्रांट परफॉर्म वॉल्यूम मेंटेनेंस टास्क प्रिविलेज टू एसक्यूएल सर्वर इंजन, दिस शुड बी चेक्ड ऑलवेज। पहले क्या था, इससे पुराने जो वर्जन थे 2016 एंड अब बिलो, उसमें ये वाला फीचर होता नहीं था। तो माइक्रोसॉफ्ट को ये लगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इससे बहुत सारी परमिशन और परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है, तो उन्होंने यही चेक पॉइंट दे दिया। तो डीबीएस को अब अंदर जाके नहीं करना पड़ता, डायरेक्ट यहीं से कर लेते हैं। तो आपकी अगर डिटेल चेक करनी हो तो आप यहाँ से चेक कर सकते हो कि ये होता क्या है। तो यहाँ पे देख सकते हो फाइल इनिशियलाइजेशन का काम करता है, तो इसको आप फर्दर मोर पढ़ सकते हो। तो ये लिंक मैं उसमें दे देता हूँ आपको। ठीक है, आप लोग देखो, तो फाइल इनिशियलाइजेशन का ये काम करता है।
हाँ, तो ये सारा चीजें आप यहाँ से देख सकते हो। दूसरा, अब आपको पता नहीं मालूम है या पता है, हम इसको सर्विस अकाउंट, डेडिकेटेड सर्विस अकाउंट हमेशा क्रिएट करते हैं। तो कई ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, एक इंस्टेंस के लिए एक सर्विस अकाउंट यूज करती है। कई इंस्टेंस अब ये रिकमेंड करते हैं कि हमें सर्विस अकाउंट हर एक सर्विस के लिए अलग अलग यूज करना है। तो depends on the organization best practices, but it is advisable to use the service account to avoid any security breach. तो सर्विस अकाउंट का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि वो सर्विस इंडिविजुअल सर्विस अकाउंट के साथ रन कर रही है, अगर वो किसी कारण से कंप्रोमाइज होती है तो आपकी एक सर्विस कंप्रोमाइज होगी, सारा सिस्टम कंप्रोमाइज नहीं होगा। तो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से सर्विस अकाउंट रखना अच्छी बात होती है, और हर एक सर्विस अकाउंट को इंडिविजुअली यूज करना ही बेटर होता है, मतलब एक सर्विस के लिए एक अकाउंट। दूसरा, अगर कल के दिन आपको कॉलिजन चेंज करना है तो यू शुड नो हाउ टू चेंज द कॉलिजन। कॉलिजन का कॉन्सेप्ट आप मेरा एक रीसेंट वीडियो देखोगे, वहां पे कॉलिजन आप देख सकते हो कि किसका क्या यूज होता है। हाउएवर वी आर आल्सो कवरिंग कॉलिजन अगेन इन दिस बैच। तो कॉलिजन का क्या कॉन्सेप्ट होता है कि कैसे इसका क्या कॉन्सेप्ट होता है, यहाँ पे आप चेंज भी कर सकते हो। सो नाउ वी आर नॉट गोइंग टू कवर द कॉलिजन, हाउएवर यू कैन चेक द कॉलिजन कॉन्सेप्ट हियर ऑल्सो। सो ये सब कॉन्सेप्ट ऐसे होता है कॉलिजन। तो अगर जब आपके पास इंस्टॉलेशन की रिक्वेस्ट आती है तो उसमें कॉलिजन के बारे में इंफॉर्मेशन होती है कि भाई ये कॉलिजन चेंज करके ये इसका ऐसे करने देना है। तो डिफॉल्ट हमारा हम लेटिन वन जनरल CP1 CIAS। CI का मतलब होता है केस इनसेंसिटिव, ओके, और एसेंट इनसेंसिटिव सेंसिटिव। ये देखो, CI मतलब केस इनसेंसिटिव, एसेंट इनसेंसिटिव। एसेंट सेंसिटिव का मतलब हमारे यहाँ एसेंट समझते हो, जैसे हर आदमी के बोलने का तरीका अलग होता है, मतलब उसकी, जब आप कोई साउथ इंडियन इंग्लिश बोलता है तो तुम तुरंत ऑब्जर्व कर लेते हो इसका एक्सेंट अलग है, क्योंकि ये उनकी इंग्लिश बोलने का और प्रोनाउंस करने का तरीका अलग होता है। जैसे हम लोग अपने यहाँ पे एच को एच प्रोनाउंस करते हैं, और वही चीज साउथ इंडिया में लोग एच को हेस प्रोनाउंस करते हैं, एच कुछ अलग तरीके से प्रोनाउंस करते हैं। तो दिस इज कंसिडर्ड एज एसेंट इनसेंसिटिव। लाइकवाइज यहाँ पे जर्मनी में हम लोग यहाँ पे देखते हैं, स्विट्जरलैंड में, जर्मनी में, फ्रांस में, तो वो जो लेटर होते हैं उनको प्रोनाउंसिएशन अलग होता है। जैसे मेरा नाम हर आदमी प्रोनाउंस नहीं कर पाता ठीक से, ठीक है, तो वो प्रोनाउंसिएशन का जो कॉन्सेप्ट होता है, एक्सेंट होता है, वो अलग अलग जगह का, अलग अलग रीजन का अलग रहता है। तो हो सकता है बहुत सारी चीजें हैं जहाँ हम प्रोनाउंस ऐसे करते हैं, उसी एक सेम लेटर को, एक सेम वर्ड को सही से प्रोनाउंस सब लोग अलग अलग तरीके से करते हैं। तो रीजन वाइज, प्लेस वाइज वो डिफरेंशिएट करता है। तो जब आप देखते हो कभी आप साउथ इंडियन से बात करते हो तो उनका इंग्लिश प्रोनाउंस करने का तरीका कंप्लीटली डिफरेंट होता है इन कंपैरिजन टू नॉर्थ इंडिया। और ऐसे ही अगर आप विदेश में चले जाओगे तो उनका अलग सिस्टम होता है। अब पासवर्ड की बात करते हैं, तो पासवर्ड का सर्विस अकाउंट के साथ हमेशा पासवर्ड के साथ पासवर्ड प्रोटेक्टेड अकाउंट्स होते हैं, और ये ED अकाउंट होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। स्टार्टअप टाइप, अगर आपने स्टार्टअप टाइप ऑटोमेटिक रख दिया है तो इसका मतलब ये होता है कि अगर आपका सिस्टम क्रैश हो गया किसी कारण से और फिर से आप आ गया आपका सर्वर, तो आपकी सर्विसेज भी ऑटोमेटिकली आप आ जाएंगे। इसका मतलब होता है ऑटोमेटिक। इसमें दो ऑप्शन होते हैं, ऑटोमेटिक और मैनुअल। तो ऑटोमेटिक का मतलब हो गया जब सिस्टम आउट हुआ तो वो ऑटोमेटिकली आप आ जाएंगी। मैनुअल का मतलब जब सिस्टम डाउन हुआ तो सर्विसेज आपकी अपनी आएंगी, आपको मैनुअली अप करना पड़ेगा। तीसरा ऑप्शन होता है डिसेबल्ड। अगर आपका सिस्टम डाउन हो गया, आपका सर्वर डाउन हो गया और वापस आया तो वो सर्विस को डिसेबल कर देगा। ये तीन ऑप्शंस होते हैं उसमें, ठीक है। डिसेबल में क्या होगा, फिर आपको जाना पड़ेगा, अनेबल करना पड़ेगा, फिर स्टार्ट करना पड़ेगा। तो कई केसेस ऐसे होते हैं कि कई लोग करते हैं, सिस्टम अगर डाउन हो जाए, क्रैश हो जाए, तो उसको डिसेबल कर देते हैं सर्विस को। इसका पर्पज ये होता है कि हो सकता है कुछ इन्वायरमेंट में कुछ प्रॉब्लम हुई हो, तो वो एनालाइज करना चाहते हैं फिर से वो प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, तो वो उसको डिसेबल ही कर देते हैं। हो सकता है कोई एक सर्वर इतना प्रॉब्लम कर रहा है कि पूरा एनवायरनमेंट का ही मैस करे पड़ा है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। बाय डिफॉल्ट सर्विसेज कौन सी जाती हैं। अब ये सर्वर कॉन्फ़िगरेशन होती है। तो बेस्ट प्रैक्टिस ये कहती है कि हमेशा हम विंडो ऑथेंटिकेशन मोड पे जाएं, कभी भी मिक्स ऑथेंटिकेशन मोड यूज ना करें। तो विंडो ऑथेंटिकेशन मोड का कॉन्सेप्ट होता है, ऑथेंटिकेशन का कॉन्सेप्ट ये होता है कि जब भी आपका यूजर आईडी एंड पासवर्ड होगा, वो हमेशा कौन से डेटाबेस से ऑथोराइज करेगा, ऑथेंटिकेट करेगा। तो दो ऑप्शंस होते हैं विंडो ऑथेंटिकेशन के केस में। आपका डोमेन अकाउंट हो सकता है, आपका लोकल अकाउंट हो सकता है, तो वो हमेशा ऑथेंटिकेशन अपने खुद के डेटाबेस से करेगा। मतलब जो ED अकाउंट होता है उनका अपना एक ऑथेंटिकेशन का अलग मैकेनिज्म होता है, वहां से वो ऑथेंटिकेशन करता है।
विंडो ऑथेंटिकेशन के केस में लोकल ऑथेंटिकेशन यूज होता है। तो अब आपको ये टेंशन नहीं है कि आपका खुद का डेटाबेस का ऑथेंटिकेशन अलग से होगा, लेकिन मिक्स मोड में क्या होता है, दोनों ऑथेंटिकेशन होते हैं। जो विंडोज वाला भी आप अकाउंट यूज कर सकते हो, लोकल अकाउंट भी डेटाबेस लेवल पे भी अकाउंट बना सकते हो। अगर आपने डेटाबेस लेवल पे अकाउंट बनाया तो उसके पासवर्ड हमेशा डेटाबेस लेवल पे सेव होंगे, तो उस केस में वो अनसिक्योर्ड माना जाता है, कम कम सिक्योर माना जाता है। तो डेटाबेस लेवल पे पासवर्ड स्टोर करना ही नहीं है। So it is advisable always use window authentication. It will always authenticate from the AD directory, AD databases or the local Windows system. तो उसकी पॉलिसी स्ट्रॉन्ग देन लोकल अकाउंट होती है। ठीक है, तो हमेशा हम विंडो ऑथेंटिकेशन। दूसरा इसमें लिखा है कि स्पेसिफाई द सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर, दिस इज बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार हम इंस्टॉलेशन करते हैं और ये भूल जाते हैं कि कौन सा अकाउंट इसमें ऐड करें। तो हमेशा या तो हम अपना करंट अकाउंट यूज कर लें जिससे इंस्टॉल कर रहे हैं। दूसरा तरीका होता है कि हमारा एक ग्रुप होता है, जब भी हम बड़े एनवायरनमेंट में, बड़े सिस्टम में, बड़े ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, तो उस केस में ये ग्रुप आपको ऐड करना होता है यहाँ से। तो ग्रुप ऐड करने का कॉन्सेप्ट क्या होता है, अगर आपने कोई ग्रुप बना रखा है तो उसका एक डोमेन होता है। ठीक है, तो मैं अभी बताऊंगा। और आपने लोकेशन हमारा, चूंकि हम इंस्टॉलर पीसी पे कर रहे हैं इसलिए लोकेशन ये आ रही है, लेकिन अगर बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है हमेशा यहाँ पे डोमेन्स के नाम आते हैं, सेपरेट सेपरेट लोकेशंस आती हैं। तो बेस्ड ऑन द डोमेन नेम यू सिलेक्ट देम। अब आपको अपना नेम सेंड करना है, जैसे मैंने कहा एडमिन, तो मैं सर्च किया एडमिन के नाम से कुछ है क्या, हाँ ये है। ठीक है, ये ग्रुप है। अब मैंने सपोज किया, यहाँ पे देखो ये सारी चीजें जैसे आप सर्च करोगे, अगर वो एग्जिस्ट करता है तो आप ऐड कर सकते हो, ग्रुप भी बना सकते हो। ये तो हो गया वो। बस इसके बाद आता है डेटा डायरेक्टरी। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इसको हमें ध्यान रखना है। क्योंकि इस लैपटॉप में केवल हमारे पास सी ड्राइव अवेलेबल है, इसीलिए सारी चीजें सी ड्राइव में जा रही हैं, लेकिन इट इज एडवाइजेबल ऑलवेज कीप डेटा और लॉग इन द सेपरेट ड्राइव। दूसरा, अब देखो लॉग डायरेक्टरी के नाम भी डेटा से बन रहा है, डेटा डायरेक्टरी भी डेटा से बन रही है, और सिस्टम डेटाबेस भी डेटा से बन रहा है। तो हम हमेशा ये एडवाइस करते हैं कि ये दोनों फोल्डर अलग ड्राइव में जाएं। सपोज करो हमारे पास, यहाँ पे देखो, सपोज करो रूट इंस्टॉलेशन हमने, सपोज करो हमने इसमें ऐप ड्राइव डाल दिया, तो ऑटोमेटिकली ऐप पे चेंज हो गए सारे। सिस्टम डायरेक्टरी हमेशा और रूट डायरेक्टरी हमेशा कॉमन फोल्डर में जाएगी। ये देखो यहाँ पे ऑप्शंस नहीं है चेंज करने का, ये हमेशा एक ही फोल्डर में जाएंगे। हाउएवर डेटा डायरेक्टरी एंड लॉग डायरेक्टरी हमें सेपरेट ड्राइव में डालना है। तो जनरली बेस्ट प्रैक्टिस ये कहती है, हम लोग जनरली क्या करते थे अपने टाइम में, हमारे यहाँ बेस्ट प्रैक्टिस सी होती है लोकल डायरेक्टरी, डी को हम रखते हैं सिस्टम। तो एक तो हो गई इंस्टॉलेशन जो हमने स्टार्टिंग में सी रखी थी, उसका इस सी से कोई लेना देना नहीं है। उसके बाद हम डी में रखते हैं सिस्टम डेटाबेसेस, ई में रखते हैं हम अपने डेटाबेसेस जो हमारे डेटा फाइल्स होती हैं, और फिर हम उसके बाद एफ या एल लॉक फाइल के लिए बना देते हैं, और टेम के लिए हम टी ड्राइव बना देते हैं। तो ये नेमिंग कन्वेंशन इस तरह से रखते हैं जिससे हमें याद रहे, वही टी में टी है तो टेम डायरेक्टरी हो गई, एफ है तो या एल है तो हमारी लॉक डायरेक्टरी हो गई, ई हमेशा डेटा ड्राइव हो गई। तो इस तरह से हम नेमिंग कन्वेंशन यूज कर सकते हैं, डेटा ड्राइव की कोई टेंशन नहीं है। तो ये सारी चीजें अलग अलग ड्राइव्स में जानी चाहिए। अभी के लिए मैं सी कर देता हूँ बिकॉज मेरे पास नहीं है। दूसरा, लॉग डायरेक्टरी को आप हमेशा चेंज कर दो ट्रांजेक्शन लॉग, इस तरह से, जिससे आपको याद रहेगा अच्छा हाँ ये फोल्डर ट्रांजेक्शन लॉग का है, आपको अंडर जाने की जरूरत नहीं है। दूसरा, ये डेटा है तो इसको डेटा हो गया। ये बैकअप डायरेक्टरी हमने बैकअप के नाम से बना दिए। अब हमारे केस में अगर हम नेटिव बैकअप लेते हैं तो ये डेटा डायरेक्टरी यूज होती है। अदरवाइज जनरली आज के डेट में कई लोग ऑनलाइन बहुत सारे बैकअप टूल यूज करते हैं। जैसे बैकअप टूल में कॉमबोल्ट हो गया, नेटवर्कर हो गया, आपका इसका टीएसए टूल आता है, इसका टीएसएम टूल आता है, नेट बैकअप हो गया। देयर इज मेनी टूल फॉर द बैकअप, स्पेशली फॉर द बैकअप। तो कुछ ऐसे, कुछ जो मैंने नाम बताया, ये बैकअप, उनका बैकअप शेड्यूल करते हैं, वहां से वहीं से रिस्टोर करते हैं। तो आजकल बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन बैकअप टूल यूज करने लगी, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। उसके अलावा टेमडीबी ये हमेशा कॉन्फ़िगरेशन ऑटोमेटिकली कर लेता है। देखो नंबर ऑफ फाइल 4 बना रहा है, ये इनिशियल साइज 8 GB है, बट हम ये कहते हैं कि मिनिमम इनिशियल साइज कम से कम इसका 256 GB रख दो मिनिमम। ऑटो ग्रोथ इंपॉर्टेंट होती है, जब आपका 256 कंज्यूम हो जाए और भी ट्रांजेक्शन हो रहा है तो 256 की वो 64 MB से इंक्रीज करेगा। इतना नहीं होना चाहिए, कम से कम 512 होना चाहिए। और सिस्टम का साइज कितना है, तो मिनिमम साइज आपका अच्छा होना चाहिए। नहीं तो अदरवाइज क्या है कि इतना छोटा साइज होगा, बार बार इनिशिएट करेगा, बार बार ब्लॉक असाइन करेगा और आपकी स्पीड स्लो करेगा। सो लाइकवाइज इसमें मैक्स ड्रॉप का भी ऑप्शन है। तो कितने CPU डिटेक्टेड हुए हैं, 4 है। इसीलिए तो इसने मेरी अपने आप 4 फाइल उठा ली टेम्प ड्राइव की। तो जितने नंबर ऑफ CPU उतने नंबर ऑफ फाइल्स, इसीलिए इसने मैक्स ड्रॉप हमेशा 4 ले लिया। तो
कंप्लीट पैरेललिज्म में काम होगा। मैक्स ड्रॉप अगर 4 ले लोगे तो जितने सीपीयू हैं चारों सीपीयू एक साथ काम करेंगे पैरेलली। अभी क्या होगा, पहले क्या होता था कि अगर हम मैक्स ड्रॉप साइट सेट नहीं करते थे, पुराने वर्जन में ये ऑप्शंस नहीं होते थे, तो हमें खुद से सेट करना पड़ता था। अब क्या है 2019 में ये वर्जन के सेटिंग इनने शुरू से दे दी, तो वाइल कॉन्फ़िगरेशन वाइल डूइंग द इंस्टॉलेशन इट विल कम। तो रिकमेंडेड क्या होता है, डिफॉल्ट ये 0 आ रहा है। रिकमेंडेड क्या है, आपने जैसे रिकमेंडेड सेट किया तो ये आ गया। किस हिसाब से उठाया इसने, मेरे पास 8 GB मेमोरी है तो 8 GB का 6 GB इसने MS SQL को दे दिया। तो ये जो रिकमेंडेड टू यूज एटलीस्ट 70% 80% ऑफ द डेटा। तो क्लिक हियर टू एक्सेप्ट रिकमेंडेड मेमोरी कॉन्फ़िगरेशन एसक्यूएल इंजन। तो ये मेमोरी रिकमेंडेड मेमोरी हमेशा चूज, डिफॉल्ट मेमोरी नहीं चूज करते। ये सारी चीजें इसमें इन्होंने 2019 में इनकॉर्पोरेट कर दी बेस्ट प्रैक्टिस के हिसाब से। जो मैंने बेस्ट प्रैक्टिस स्टार्टिंग में बताई थी वो यही हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। अब फाइल सिस्टम का कॉन्सेप्ट भी होता है। अगर आपने फाइल सिस्टम इंस्टॉलेशन करना है तो ये टॉपिक अलग है, बट हम इसको भी ऑन कर सकते हैं। बट एज ऑफ नाउ अभी हमें इसकी जरूरत नहीं, तो नहीं कर रहे हैं। तो ये हम इसको ध्यान रखना, अगले लेक्चर में कर लेंगे। तो ये सारी सेटिंग्स हो गई हैं। डेटा डायरेक्टरी हमने बताया आपको अलग अलग डायरेक्टरी में जाना चाहिए। अलग अलग डायरेक्टरी में जाते हैं तो उसका मेंटेनेंस, मैनेजेबिलिटी, परफॉर्मेंस सारी चीजें इंप्रूव करती हैं। अलग ड्राइव में जाता है तो, और हमेशा लॉग ड्राइव एंड टेम्प ड्राइव, ये यहाँ से हम टेम्प ड्राइव भी चेंज कर सकते हैं। रीजन बीइंग हमारे पास क्योंकि एक ही है तो हम एक ही कर रहे हैं। इनिशियल साइज इसमें हमने क्या लिया, ये देखो, इनिशियल साइज हमें ज्यादा करना है। इनिशियल साइज हमें 256 कर देना है कम से कम। वैसे तो मैं 1 GB रिकमेंड करता हूँ, 8 GB रिकमेंड करता हूँ सॉरी। तो इसने सारी इनिशियल साइज यहाँ से उठा लिया। अगर आपको नई डायरेक्टरी ऐड करनी है तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हो, राइट। ठीक है। तो ये सारी चीजें मैंने जो आपको बेस्ट प्रैक्टिस बताई थी, ये माइक्रोसॉफ्ट ने ऑलरेडी नए वर्जन में इनकॉर्पोरेट कर दिया। ठीक है। अब हम इसको नेक्स्ट करेंगे, डेटाबेस इंजन इंस्टॉल होगा। अब ये चीज और देखो क्या क्या इंस्टॉल होगा, कहाँ इंस्टॉल्ड होगा, ये टेम्प डायरेक्टरी की डायरेक्टरी कहाँ है, ये पूरी कॉन्फ़िगरेशन फाइल आपकी आ गई। तो जब हम ऑटोमेशन करते हैं तो ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल में ही चेंजेस करते हैं। जब हमें ऑटो इंस्टॉलेशन करनी है, यहाँ पे आपकी सारी इंफॉर्मेशन आ रही है। मैक्सिमम मेमोरी क्या है, एडमिनिस्ट्रेटर कौन है, टेम्प डायरेक्टरी का साइज क्या है, नंबर ऑफ फाइल्स कितनी है टेम्प डायरेक्टरी की, उसका इनिशियल साइज क्या है, ये सब कुछ है। इनिशियल साइज लॉग फाइल का हमने क्या रख दिया है, ऑटो ग्रोथ क्या रख दिया, सिस्टम डायरेक्टरी कैसे जा रही है, डेटाबेस कौन कौन सी सर्विस अकाउंट, कौन कौन सी सर्विसेज इंस्टॉल करेगा, सर्विस अकाउंट कौन सा होगा, प्रोडक्ट अपग्रेड ऑन है कि नहीं है, शेयर्ड कंपोनेंट कौन कौन से हैं। ये सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे समरी में मिल गई। एडिशन क्या है यहाँ से स्टार्ट होता है, और इंस्टॉलेशन आप यहाँ से प्रोग्रेस कर दो। सो इट विल स्टार्ट प्रोग्रेसिंग। सो दिस इज कंप्लीट फॉर द इंस्टॉलेशन डिटेल डिस्कशन। ठीक है।